हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें उसकी जब लिमिटेशन की थी तो उसमें आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में समझा था। तो यहाँ पे अब हम इन टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, इनके एग्जांपल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की भी सीरीज चल रही है और केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी है, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। Isotopes are atoms of the same element, that is with the same number of protons in their atomic nucleus but having different numbers of neutrons। तो जो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु है, इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और जो ये एटॉमिक नंबर है वो किसी भी एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। जैसे हम कहते हैं कि यदि किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो हम समझ जाएंगे कि वो एक हाइड्रोजन की बात कर रहा है। इसी तरीके से यदि कोई कहे कि एटॉमिक नंबर 6 है तो हम समझ जाएंगे कि वो कार्बन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। उनमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अब जो ये एलिमेंट्स हुए, आइसोटोप्स हैं, इनका सेम एटॉमिक नंबर तो होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है तो इसलिए उनका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर तो सबके लिए इधर सेम होगा, जो भी आइसोटॉप्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वजह से इनका जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। आइसोटॉप्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं आइसोटॉप्स के बारे में जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। तो जो प्रोटियम होता है इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पे केवल एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे हम जो एलिमेंट का सिंबल है उसे लिखते हैं, यहाँ नीचे की तरफ जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो लिखते हैं और इधर ऊपर हम लिखते हैं इसका मास नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका मास नंबर 1 होगा और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। दूसरा है ड्यूटेरियम। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब है तो ये हाइड्रोजन ही, तो यहाँ पे इसका प्रोटॉन का नंबर प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों के लिए सेम है, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। लेकिन जो ड्यूटेरियम है इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा, 1 + 1 = 2। तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। नेक्स्ट है ट्रिटियम। तो ये भी क्या हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, तो इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, लेकिन इसमें एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 लिखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो ये तो है तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या एटॉमिक नंबर सेम है, यानी इसमें जो प्रोटॉन का नंबर है वो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस है, इसीलिए इनके मास नंबर में भी डिफरेंस आया है। नेक्स्ट हम कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के 3 आइसोटोप्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एक है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13 एंड तीसरा है कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 होता है उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, 6 तो प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 + 6 = हो जाएगा 12। मतलब इसका जो मास नंबर होगा वो होगा 12 AMU होगा।
इसी तरीके से जो कार्बन 13 है, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस यहाँ पे इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन्स, यानी ये हो जाएगा 13 AMU। AMU क्या है, यहाँ पे ये इसकी यूनिट है मास की। कार्बन 14 है, इसमें 6 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होगा और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 6 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स, ये होगा 14 AMU हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जैसे जो कार्बन है, इसमें भी क्या है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सभी का जिसमें प्रोटॉन का नंबर है वो कितना है, 6 है। लेकिन डिफरेंस आया है न्यूट्रॉन में। जो कार्बन 12 है उसमें 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स है और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स है। इसके अलावा जो ये समस्थानिक होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी भी अलग-अलग होती है। और जो जैसे कार्बन 12 है, हमारी अर्थ पे जितना भी कार्बन पाया जाता है उसका 98.89% कार्बन 12 पाया जाता है। इसी तरीके से जो कार्बन 14 है वो अनस्टेबल भी होता है और बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन के समस्थानिक के बारे में समझते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑक्सीजन 16, जिसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं। सेकंड है ऑक्सीजन 17, जिसमें 9 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन 18, जिसमें 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि में जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग-अलग है। एग्जाम में ज्यादातर ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में ही पूछा जाता है, तो इन्हें आप अच्छे से अभी ध्यान रखें। नेक्स्ट आइसोटोप से ही जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसे सीखेंगे। The number of neutrons is variable, resulting in isotopes which are different forms of the same element. तो हमने अभी सीखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, ये किसी सेम एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जिनमें प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। Since an element's isotopes have slightly different mass number, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, इसलिए इनका जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। The atomic mass is calculated by obtaining the mean of the mass numbers for its isotopes. तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, तो इनके जो आइसोटोप्स होते हैं, इनके मास नंबर की हम मीन वैल्यू निकालते हैं। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the natural occurring atoms of that element. तो इस तरीके के जो एलिमेंट होते हैं, तो इनके जितने भी जो आइसोटोप्स होते हैं, हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हम अभी आगे समझेंगे। If an element has no isotopes, then the mass of its atom would be the same as the sum of protons and neutrons in it. यदि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी आइसोटोप नहीं है, कोई समस्थानिक नहीं है, तो उसका जो मास नंबर होगा वो उसमें प्रोटॉन्स के नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर के सम के बराबर होगा। बट if an element occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated. लेकिन यदि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी समस्थानिक प्रेजेंट है, तो तब हमें उसका यदि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो वो आइसोटोपिक फॉर्म है वो कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करती है। अब हम उस फॉर्मूले को समझते हैं जिससे हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटॉप्स ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान इसके समस्थानिकों के द्रव्यमान का योग है, प्रत्येक इसका प्राकृतिक बहुतायत से गुणा होता है। इसका मतलब ये है कि आप जिसका भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, उसमें आपके जो आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं, उनका आपको मास नंबर पता हो और वो प्रकृति में कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं वो आपको पता हो। तो सबसे पहले जो उनका परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे और फिर हम उसे उसके जो मास नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से सभी समस्थानिकों को हम उसके जो जितने में वो एग्जिस्ट करता है परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको सम कर देंगे। तो इससे हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। यहाँ पे जो F है वो है फ्रैक्शन वैल्यू है रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप, और जो M है वो है मास नंबर। अब हम इसे आगे एक एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। Chlorine occurs in nature in two isotopic forms with mass 35U and 37U in the ratio of 3:1। तो जो क्लोरीन होता है वो नेचर में दो आइसोटोप
आइसोटोपिक फॉर्म में होता है, मतलब इसके दो समस्थानिक होते हैं जिसमें एक का मास नंबर है 35U और एक का मास नंबर है 37U। क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ टू मेजर आइसोटोप्स, वन विद 18 न्यूट्रॉन्स, इसका नेचुरल अबंडेंस कितना है 75.77% और सेकंड है विद 20 न्यूट्रॉन्स जो कि पाया जाता है 24.23%। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, इट हैज 17 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसलिए इसमें 17 ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि क्लोरीन के दो आइसोटोपिक फॉर्म है, दो समस्थानिक हैं जिसमें दोनों में प्रोटॉन का नंबर सेम है 17 और 17, लेकिन एक में न्यूट्रॉन का नंबर है 18 और एक में न्यूट्रॉन का नंबर है 20। तो इसलिए 17 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 35। तो एक हमारे पास क्लोरीन का आइसोटोप बनेगा 35 मास नंबर वाला और एक हमारे पास क्लोरीन का आइसोटोप बनेगा 37 मास नंबर वाला जिसमें 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। इन दोनों की जो नेचुरल अबंडेंस है वो हमें दी गई है। 18 न्यूट्रॉन वाला वो है 75.77% और जो 20 न्यूट्रॉन वाला आइसोटोप है वो है 24.23%। तो अब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो हमें ये परसेंटेज में वैल्यू दी गई है इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, मतलब ये जो वैल्यू है इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो द क्लोरीन isotope with 18 neutrons has an abundance of 0.7577। ये कैसे आया? यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन का अबंडेंस हमें दिया था 75.77%। ये परसेंटेज में था, इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसे हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 0.7577 और इसका मास नंबर कितना है 35 है। इसी तरीके से हम जो 20 न्यूट्रॉन्स वाला आइसोटोपिक फॉर्म है उसे भी हम यहाँ पे 24.23% दिया गया है, इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.2423 और इसका मास नंबर कितना है 37 AMU। ये AMU क्या है? यहाँ पे इसकी एटॉमिक मास यूनिट है, इसे हम एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं इधर से और सिंपल U भी लिख सकते हैं जिसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं। अब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे अपने फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमारे पास दो आइसोटोप हो गए जिनका मास नंबर हमें पता है 35 और 37। जो 35 मास नंबर है जिसका, उसके लिए हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 0.7577 और जिसका मास नंबर 37 है उसके लिए हमने यहाँ पे इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली है 0.2423। अब हमें सिंपल क्या करना है, जैसे ये वाला जो आइसोटोप है जिसकी मास नंबर 35 है तो इस मास नंबर को हमको इस फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जो 37 वाला है इस मास नंबर को हम की इसकी जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35.48 AMU। तो ये हमारे पास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होगा। नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर। तो अभी जो हमने पढ़ा था आइसोटोप्स, उसमें हमने देखा था कि उसमें एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट था जिसके कारण उसके मास नंबर में भी डिफरेंस था। लेकिन जो आइसोबार्स होते हैं इसमें इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर है वो अलग होता है लेकिन जो मास नंबर है वो यहाँ सेम होता है। तो आपको ये डिफरेंस भी याद रखना है। Isobars are atoms of different chemical elements that have the same numbers of nucleons. Protons and neutrons make up the nucleus, hence these particles are also called nucleons. तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि इसका जो मास नंबर है आइसोबार में वो सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन्हें साथ में हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में ऐसा है कि जो आइसोबार है उसमें जो न्यूक्लियॉन्स होता है उसका नंबर सेम होता है, इसका मतलब यही है कि उसका मास नंबर सेम है। इसके कुछ एग्जांपल्स है ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीनों क्या है, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट है। इनमें जो प्रोटॉन का नंबर है वो डिफरेंट होगा लेकिन इन तीनों का ही मास नंबर क्या है 40 होता है, इसलिए तीनों क्या है एक दूसरे के आइसोबार हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन्स।
Isotone, any of two or more species of atoms or nuclei that have the same number of neutrons but different proton number. तो दो या दो से अधिक ऐसी स्पीसीज या एटम जिनका न्यूट्रॉन नंबर तो सेम हो लेकिन प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाती हैं? एक दूसरे की आइसोटोन्स कहलाती हैं। तो आइसोटोप्स जो था उसमें प्रोटॉन का नंबर सेम था लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट था, जिस वजह से मास नंबर भी डिफरेंट था। जो आइसोबार थे उसमें प्रोटॉन का नंबर ही डिफरेंट था लेकिन मास नंबर सेम था। अब जो आइसोटोन है उसमें जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम होगा लेकिन जो प्रोटॉन का नंबर है वो डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल है क्लोरीन 37 और जो पोटेशियम 39 है, ये एक दूसरे के क्या आइसोटोन्स हैं, क्योंकि इसमें इनके पास जो है 17 प्रोटॉन होते हैं और 20 न्यूट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, जबकि जो पोटेशियम होता है इसके पास 19 तो प्रोटॉन्स होते हैं और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों में क्या देख रहे हैं आप? न्यूट्रॉन्स का नंबर तो सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया है? इनके प्रोटॉन के नंबर में। तो इसलिए क्लोरीन 37 और पोटेशियम 39 ये क्या एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। दूसरा हम एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन तीनों के पास जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो तो 8 ही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन के नंबर है उसमें डिफरेंस है। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, इधर इधर नाइट्रोजन के पास कितने? 7 प्रोटॉन है और कार्बन के पास इधर 6 प्रोटॉन है। तो इसलिए ये तीनों क्या होंगे? आपस में आइसोटोन्स होंगे। आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार किसमें प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, किसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा और किसमें मास नंबर सेम होगा। इसे हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो आइसोटोप होता है उसमें पी लेटर आता है, इसका मतलब क्या है? जो आइसोटोप है उसमें क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। अब यदि प्रोटॉन का नंबर सेम है इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। इसलिए जो आइसोटोप होते हैं वो एक ही एलिमेंट के परमाणु होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि मास नंबर होता है प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर का सम। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोन, इसमें एन आया है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा लेकिन प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होगा। प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब उसके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे, यानी आइसोटोन है जो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। यहाँ पे इनका मास नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट है आइसोबार, तो इसमें क्या मास नंबर सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका जो सम है वो सेम होता है, यानी मास नंबर है वो सेम होगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, द न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। ऑप्शन ए डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी सेम मास नंबर। तो हमने आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है, उसके बारे में पढ़ा था कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, मतलब उसमें क्या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये यहाँ पे लिखा है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा हमने समस्थानिक में पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण उसका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी भी क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे हैं, जबकि हमें पता है कि जो समस्थानिक होते हैं उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा चूंकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए उनका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए सेम मास नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जिस कारण उसमें प्रोटॉन्स का नंबर है वो भी सेम होता है और उसमें जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर यदि सेम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी क्या होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप। ऑप्शन ए आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव, ऑप्शन बी आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यही हमें पता चल रहा है कि ये समस्थानिक की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो समस्थानिक है आइसोटोप्स है वो सेम एलिमेंट के होते हैं, उनका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। तो हमें पता है कि जो आइसोबार्स होते हैं उसमें उनका जो मास नंबर है वो सेम होता है, और जब भी हम किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इधर हम उसका मास नंबर लिखते हैं। तो अब जिन ऑप्शंस में यहाँ पे इसका ये मास नंबर सेम होगा वही क्या होगा? आइसोबार्स होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पे मास नंबर कितना है? 40 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव न्यूक्लियाई विद।
Option A, same number of protons but different number of neutrons. Option B, same number of protons and the same number of neutrons. Option C, different number of protons and a different number of neutrons. And option D, different number of protons and the same number of neutrons. तो हमें पता है आइसोटोप्स के बारे में कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उसमें प्रोटॉन्स के नंबर भी सेम होते हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग-अलग होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Next, what is the average atomic mass of a hypothetical element consisting of two isotopes, one with mass 64.23 AMU और परसेंटेज वैल्यू दी गई इसकी 26% एंड वन विद मास 65.32 AMU। तो हमें पता है कि जब हमें किसी का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हमें उसके जो आइसोटोप्स हैं उसका मास पता हो और वो कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है वो पता हो। हमें यहाँ पे दिया गया इस एलिमेंट के दो ही आइसोटोप हैं, यदि एक 26% है तो दूसरा कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा इसका, यानी 100 में से 26 माइनस कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास 74%। तो अब हमें पता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है ये कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारे पास आइसोटोप्स के जो मास है वो हो और वो कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं वो हो। तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डेटा है, तो अब हम इसकी सहायता से आगे हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये परसेंटेज वैल्यू से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके। तो जो पहला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस कितनी हो जाएगी, जब हम 26 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.26 और इसका मास हो जाएगा 64.23 AMU। इसी तरीके से जो दूसरा आइसोटोप है वो 74% होगा, तो उसकी अबंडेंस हो जाएगी जब हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.74 और उसका मास कितना है 65.32 AMU। तो अब हम जो यहाँ पे ये मास है इसको हम इसके फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसे हमें सम कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65.03 AMU। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।